1857। ये साल भारतीय इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ गया। ये एक मोड़ था, एक ऐसा विद्रोह जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। इसे अक्सर सिपाही विद्रोह कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सैन्य विद्रोह नहीं था। ये सालों से दबी हुई नाराजगी का फूटना था, उन शिकायतों का नतीजा जो बहुत दिनों से अंदर ही अंदर पक रही थी। ये बगावत भले ही अपने तत्कालिक उद्देश्य में सफल नहीं हुई, लेकिन ये प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गई, जिसने हमेशा के लिए शासित और शासक के बीच के समीकरण को बदल दिया। 1857 की घटनाएं कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये सालों से चली आ रही दमनकारी नीतियों, सामाजिक और धार्मिक सुधारों का नतीजा थी, जिन्होंने मूल निवासियों को अलग थलग कर दिया था, और एक व्यवस्थित आर्थिक शोषण जिसने भारत के धन को खाली कर दिया था। अंग्रेजों ने लाभ और प्रभुत्व की अपनी खोज में अपने ही विनाश के बीज बोए थे। इस वीडियो का उद्देश्य 1857 के विद्रोह के बहुआयामी कारणों को जानना, इसके प्रमुख केंद्रों और नेताओं की जांच करना और भारत के भविष्य पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। 19वीं सदी के पहले भाग में ब्रिटिश नीतियां विलय और विस्तार से भरी हुई थीं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू किया गया कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भारतीय राज्यों को हड़पने का एक शक्तिशाली हथियार बन गया। इस नीति के तहत बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले किसी भी रियासत को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। झांसी, नागपुर और सतारा इस क्रूर नीति का शिकार हुए, जिससे शासक वर्ग में आक्रोश फैल गया। कुशासन के बहाने 1856 में अवध का विलय एक निर्णायक मोड़ था। अवध, एक समृद्ध राज्य, को बिना किसी वास्तविक कारण के हड़प लिया गया, जिससे भारतीय रईसों को और भी दूर कर दिया गया। ब्रिटिश प्रशासन, जो अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति असंवेदनशील था, ने ऐसे बदलाव लाए जिन्हें भारतीय जीवन शैली के लिए खतरा माना जाता था। अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत और सती प्रथा का उन्मूलन कुछ लोगों द्वारा भारतीय संस्कृति और धर्म को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा गया। इन राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों ने असंतोष और विद्रोह के लिए एक उपजाऊ भूमि तैयार की। भारत को सभ्य बनाने के अपने जुनून में अंग्रेजों ने अक्सर लोगों की गहरी जड़ें, सामाजिक और धार्मिक भावनाओं की अवहेलना की। सती प्रथा का उन्मूलन हालांकि एक प्रगतिशील कदम था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना गया। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत हालांकि लंबे समय में फायदेमंद थी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा इसे पारंपरिक शिक्षा प्रणालियों के लिए खतरा माना जाता था। मिशनरी गतिविधियां, जो अक्सर ब्रिटिश शासन से जुड़ी होती थीं, ने भारतीय आबादी को और भी अधिक विरोधी बना दिया। ईसाई धर्म में धर्मांतरण हालांकि अक्सर स्वैच्छिक होते थे, संदेह की दृष्टि से देखे जाते थे और सांस्कृतिक विनाश की आशंकाओं को हवा देते थे। अंग्रेजों ने जाने या अनजाने में एक कच्ची नस पर हाथ रख दिया था। सामाजिक और धार्मिक हस्तक्षेप की धारणा ने आक्रोश की आग में घी का काम किया, जिससे देश विद्रोह के कगार पर पहुंच गया। भारत, जो कभी अपनी समृद्धि और संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था, ब्रिटिश शासन के तहत अपने संसाधनों से व्यवस्थित रूप से वंचित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लाभ से प्रेरित होकर ऐसी नीतियां लागू की जो भारतीय कारीगरों और बुनकरों की कीमत पर ब्रिटिश उद्योगों का पक्ष लेती थी। भारतीय कपास का निर्यात ब्रिटेन को उसके बढ़ते कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया जाता था, जबकि भारतीय बाजार सस्ते, मशीन से बने ब्रिटिश सामानों से भर गए थे। इस एकतरफा आर्थिक रिश्ते ने भारतीय उद्योगों को पंगु बना दिया, जिससे व्यापक बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। भूमि राजस्व प्रणाली, विशेष रूप से जमींदारी प्रणाली, ने किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया, जिससे वे कर्ज और निराशा के चक्र में फंस गए। भारत का आर्थिक शोषण, उसके पारंपरिक उद्योगों को व्यवस्थित रूप से नष्ट करना और उसके लोगों को गरीब बनाना आक्रोश की गहरी भावना पैदा करता था, जो विद्रोह के लिए एक शक्तिशाली आर्थिक मकसद प्रदान करता था।